नमस्कार साथियों, मैं संजय नाथ व्याख्याता इतिहास आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है नवपाषाण काल, जिसे हम अंग्रेज़ी में न्यूलिथिक एज के नाम से भी जानते हैं। नवपाषाण काल का अध्ययन शुरू करने से पहले पिछले वीडियो लेक्चर में एक त्रुटि हुई थी मुझसे, तो भूल सुधार की बात कर लेते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में उत्तर प्रदेश के 3 स्थल सराय नहर राय, महदहा और दमदमा, इनका जिक्र किया था और तीनों स्थल से बताए थे कि कब्रगाह मिले हैं। सराय नहर से 14, महदहा से 28 और दमदमा से 41 सर्वाधिक। लेकिन त्रुटिवंश महादहा से मैंने 28 की जगह 48 उच्चारण कर दिया, तो उसको आप सुधार लें। वहाँ 48 नहीं है, 28 है। महादहा में 28 कब्रगाह प्राप्त होते हैं। हालांकि जो नोट्स हैं उनके आगे मैंने 28 लिखा है, बोलने में जो त्रुटि हुई थी उसकी बात मैं कर रहा हूँ। अब हम बात करें नवपाषाण काल की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस नवपाषाण काल शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था। तो पाषाण काल के पहले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि कुछ विद्वान पुरातत्ववेत्ता जिन्होंने पाषाण काल का विभाजन किया है, उनमें एक नाम आया था सर जॉन लुबाक। तो जॉन लुबाक ने आपको बताया था पूर्व में कि पाषाण काल को 2 भागों में बांटा, पूर्व पाषाण काल और नवपाषाण काल। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नवपाषाण काल शब्दावली का सर्वप्रथम इस्तेमाल करने वाले विद्वान थे जॉन लुबाक, और उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम है प्री हिस्टोरिक टाइम। इस पुस्तक में नवपाषाण काल शब्द का उल्लेख किया। तो पुस्तक भी इम्पोर्टेंट है। प्री हिस्टोरिक टाइम किसकी पुस्तक है? सर जॉन लुबाक की है, और सन जॉन लुबाक ने सर्वप्रथम नवपाषाण काल शब्द का इस्तेमाल किया। अब हम बात करें भारत में खोजा गया प्रथम नवपाषाण कालीन उपकरण और पहला स्थल। तो पहले हम उपकरण की बात करें, क्योंकि उपकरण पहले खोजा गया था। और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एल मैसूरियर द्वारा 1842 में कर्नाटक में एक जगह है लिंगसुगुर, पहले वीडियो लेक्चर में ये बता चुका हूँ। 1842 में कर्नाटक के लिंगसुगुर से एल मैसूरियर द्वारा नवपाषाण कालीन सेल्ट, जिसे कुल्हाड़ी कहते हैं, की खोज की गई। तो इस प्रकार भारत में खोजा गया पहला नवपाषाण कालीन उपकरण या पूरे प्राग ऐतिहासिक काल का उपकरण जो है वो नवपाषाण काल का ही था और लिंगसुगुर में था। लेकिन उस उपकरण की आगे चलकर जब अन्य कालों के उपकरणों से तुलना की गई, तो पाया गया कि ये उपकरण बाद की काल का है, यानी उत्तर पाषाण काल का है, जिसे हम नवपाषाण काल कहते हैं। उसके बाद हम बात करें कि पहला स्थल कौन सा था। तो इस नवपाषाण कालीन स्थल की खोज भी एल मैसूरियर द्वारा ही की गई। 1860 में उत्तर प्रदेश में विंध्य क्षेत्र में टोस नदी घाटी में, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो टोस नदी घाटी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में पहली बार नवपाषाण कालीन स्थल की खोज की गई। तो यह ध्यान रखना साथियों, अगर बात करें कि भारत में खोजा गया पहला नवपाषाण कालीन उपकरण कौन सा था या कहाँ खोजा गया, तो वो लिंगसुगुर 1842 में कर्नाटक में एल मैसूरियर द्वारा, और संपूर्ण प्राग ऐतिहासिक काल का वो पहला उपकरण था जो खोजा गया। और नवपाषाण कालीन स्थल तो एल मैसूरियर द्वारा ही, विंध्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश, टोस नदी घाटी। आगे बढ़ते हैं साथियों। इस काल की पूर्व के जो काल हम कर चुके हैं, पूरा पाषाण या मध्य पाषाण, उनसे किस प्रकार भिन्नता है। तो पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल का जो मानव है वो शिकारी है, खाद्य संग्राहक है, खाद्य उत्पादक नहीं है, वो उपभोक्ता है।
खेती वो जानता नहीं है, एक स्थान पे टिक के वो रहता नहीं है, घुमक्कड़ है, बर्तन बनाने जानता नहीं है, औजार भी उसके इतने अच्छे नहीं हैं। तो साथियों, इस काल में सभी चीज़ें विपरीत है। इस काल में मनुष्य खेती करना सीख गया और उत्तर भारत की प्रमुख फसलों में गेहूं है, जौ है और आप मेहरगढ़ को पाते हैं, आगे जिक्र करेंगे। दक्षिणी भारत की प्रमुख फसल है रागी और कुल्थी। ये भी पूछ सकते हैं कि नवपाषाण काल में दक्षिणी भारत की प्रमुख फसल कौन सी थी? रागी, जिसे मिलेट कहते हैं, और एक फसल है कुल्थी। और गार्डन चाइल्ड ने कृषि की जो क्रांति को देखकर ही इस काल को अन्न उत्पादक क्रांति या यूं कहें नवपाषाण कालीन क्रांति की संज्ञा दी है। अब साथियों, क्रांति की बात आ जाए कि नवपाषाण कालीन क्रांति की संज्ञा किसने दी है नवपाषाण काल को, तो गार्डन चाइल्ड ने दी है। इन्होंने इस काल को अन्न उत्पादक क्रांति भी कहा है। यानी मनुष्य अब आखेटक जीवन छोड़कर कृषि करने लग गया है। ऐसा नहीं है कि उसने पूरी तरह शिकार करना छोड़ दिया था। जीत फिल्म का सनी देओल का एक डायलॉग है, किन हाथों ने हथियार छोड़े हैं लेकिन चलाना नहीं भूले। तो इसका मतलब शिकार करना वो भूला नहीं है। आज भी सभ्य समाज में भी लोग बहुत ऐसे लोग हैं जो शिकार करते हैं, जानवरों को मारते हैं। तो शिकार भी चलता रहा, लेकिन यहाँ विशेषता ये है कि अब उसका जो जीवन निर्वाह है वो केवल शिकार या खाद्य संग्रह पर निर्भर नहीं रहा, या यूं कहें कि उसने अपने जीवन यापन का एक नया तरीका खोज लिया और वो थी कृषि। और साथियों, अब आपको पता है, कृषि आप खुद पे लेके देखो, अगर कृषि करनी है, खेती बाड़ी करनी है, तो आपको एक स्थान पे रहना पड़ेगा, समूह में रहना पड़ेगा। और आप देखते हो अर्थशास्त्र में हम पढ़ते हैं कि जो छिपी हुई बेरोजगारी है, अदृश्य बेरोजगारी, वो कृषि में पाई जाती है। क्योंकि घर के जितने भी सदस्य हैं वो खेती बाड़ी में लगते हैं, तभी अपनी खेती से हम उपज ले पाते हैं अच्छी। यानी सार संभाल जरूरी है। अगर आपको खेती करनी है तो एक स्थान पे टिक के रहना पड़ेगा। तभी तो हम देखते हैं कि लोग गांव दूर दराज ढाणियों में रहते हैं, क्योंकि वो अपनी फसल बाड़ी को अच्छी प्रकार से संभाल सके। तो कृषि तकनीक के साथ ही समूह में रहना, एक साथ रहना, इस प्रकार की भावनाओं का विकास हुआ। अब मानव स्थायी रूप से एक स्थान पर निवास करने लग गया, अपने आवास बनाने लग गया। उससे पहले के काल में मानव प्राकृतिक रूप से कंदराओं में, पेड़ों की टहनियों पर, गुफाओं में इस प्रकार निवास करता था। इस काल में हमें कई स्थलों से गर्तावास मिलते हैं, यानी गुप्त कराल है, बुर्ज होम है, आगे हम जिक्र करेंगे। तो स्थायी निवास, मृद भांड इस काल की प्रमुख विशेषता है साथियों। इस काल में मानव ने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए, और ये बर्तन है ये हाथ से भी बने हुए हस्त निर्मित है और चाक से भी निर्मित है। कुम्हार के चाक की हम बात करें, चाक का आविष्कार तो इस काल की प्रमुख विशेषता है। उसके अलावा पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल की प्रमुख एक विशेषता मानी जाती है। इस काल के जो उपकरण हैं वो हड्डी और पाषाण दोनों प्रकार के हैं। हड्डी से निर्मित भी है और पत्थर से निर्मित ही है। और उपकरणों की जो औजारों की विशेषता है कि वो पॉलिशदार है। इससे पहले के कालखंड में औजार पॉलिशदार नहीं थे। तो इस प्रकार इस काल में मनुष्य ने पॉलिशदार औजार बनाए हड्डी और पाषाण से, जिनमें सेल्ट है, कुल्हाड़ी है, बसूले है, छेनी है। ये मनुष्य के औजार थे। अब हम आगे बात करें साथियों, इस नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल। सबसे पहले जैसा कि बता चुका हूँ, जॉन लुबाक ने शब्द का इस्तेमाल किया।
और गॉर्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को एक क्रांति या अनुत्पादक क्रांति की संज्ञा दी। तो इस काल के प्रमुख स्थलों में हम उत्तर भारत से शुरू करें तो उत्तर भारत में सर्वप्रथम एक दो नाम आते हैं। एक नाम है बुर्ज होम और एक नाम है गुफ कराल। बुर्ज होम जो है, कहते हैं भी यहाँ पर भोज वृक्षों की अधिकता के कारण इस स्थल का नाम, इस जगह का नाम बुर्ज होम पड़ा। इसे प्लेस ऑफ बर्च भी कहते हैं। प्लेस ऑफ बर्च भोज वृक्ष को कहा जाता है। और इस स्थल की खोज डी टेरा द्वारा 1935 में की गई। 1935 में। इसी प्रकार एक स्थल है गुफ कुराल। गुफ कराल का अर्थ है कुम्हार की गुफा। गुफ कराल का अर्थ है कुम्हार की गुफा। और A.K. शर्मा द्वारा 1981 में गुफ कराल की खोज की गई। ये दो स्थल हो गए उत्तर भारत जम्मू कश्मीर के। तो हम सबसे पहले बुर्ज होम और गुफ कराल में जो भी प्राप्तियां हुई है उनकी बात करें तो कश्मीर के या उत्तर भारत के जो स्थल है उनकी विशेषता है गर्तावास, यानी जमीन के नीचे खड्डा खोदकर निवास करते थे यहाँ के लोग। ये दोनों स्थलों की विशेषता है साथियों। और दूसरी है कि यहाँ पर विविध प्रकार के मृद भांड प्राप्त होते हैं। विविध प्रकार के रंगीन मृद भांड, बहुरंगी मृद भांड, इस प्रकार। तो मिट्टी के बर्तन और पाषाण और हड्डी के उपकरण, दोनों ही प्रकार के उपकरण यहाँ से प्राप्त होते हैं। हड्डी और पत्थर के उपकरण यहाँ से प्राप्त होते हैं। और जानवरों को भी अलग कब्रों में दफनाया गया है। दोनों स्थलों की विशेषता है। और बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ से हड्डियाँ भी हमें प्राप्त होती हैं। लेकिन एक विशेष बात जिस पे प्रश्न आता है एग्ज़ाम के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो कॉमन बात है कि दोनों स्थलों से गर्तावास मिले हैं, दोनों स्थलों से हड्डी और पत्थर के उपकरण मिले हैं, दोनों स्थलों से विविध प्रकार के मृद भांड मिले हैं, दोनों स्थलों से पशुओं की कब्रें भी मिली है। लेकिन जो बुर्ज होम है इसके बारे में एक प्रश्न है कि यहाँ से मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? बुर्ज होम से। और आपको पता है बुर्ज होम से ठीक नीचे पंजाब के अंदर एक स्थल है रोपड़, जहाँ से हमें मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। रोपड़ सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है और ये दोनों स्थल नवपाषाण काल के हैं। अब हम बात करें पाकिस्तान के अंदर एक स्थल है मेहरगढ़। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। बुर्ज होम और गुफ कराल दोनों इंपॉर्टेंट है। इनमें गर्तावास और बुर्ज होम में जो मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य, ये वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। गर्तावास, ज़मीन के नीचे खड्डे बना के रहना। सुरक्षा की दृष्टि से शायद इस एरिया में ठंड ज़्यादा, अभी भी ठंड, काफ़ी ठंडा एरिया है, तो सर्दी से बचने के लिए शायद ज़मीन के भीतर ये रहते थे, ऊपर घास फूस की छत लगा लेते थे, इस प्रकार। तो मेहरगढ़ की बात करें तो नवपाषाण काल का सबसे प्राचीनतम स्थल है मेहरगढ़। हालांकि अब एक स्थल है लहुरा देव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में, उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी तिथि जो है वो मेहरगढ़ से भी प्राचीन है। लेकिन मेहरगढ़ को प्राचीनतम नवपाषाणकालीन स्थल माना जाता है। यहाँ से कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। और मेहरगढ़ जो है ना, मेहरगढ़ की जो खोज है 1974 में फ्रांस के पुरातत्ववेताओं ने पाकिस्तान के पुरातत्ववेताओं के साथ मिलकर संयुक्त रूप से की थी और इसका नेतृत्व किया था फ्रांस के
पुरातत्ववेत्ता जोरिंग महोदय द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था 1974 में। और यहाँ से कृषि के साक्ष्य मिलते हैं साथियों, जो सर्वप्रथम जो, उसके बाद गेहूँ, और सिंधु घाटी सभ्यता के काल में यहाँ से कपास के साक्ष्य भी मिलते हैं साथियों। मेहरगढ़ सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा संस्कृति का भी एक स्थल था। तो 3 प्रकार के कृषि के साक्ष्य, नवपाषाण काल में हम बात करें तो जो, गेहूं, और हड़प्पा काल में बात करें तो कपास के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। बड़े पैमाने पर हड्डियाँ, उसके अलावा यहाँ के मृत भांडों पर रस्सी की छाप है। इस प्रकार मेहरगढ़ कृषि क्रांति को उद्घाटित करने वाला प्रथम स्थल माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। कच्ची के मैदान पाकिस्तान में स्थित है ये मेहरगढ़। पाकिस्तान में ही नवपाषाणकालीन 2 स्थल अन्य और है जो सीधे नाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक है दम्ब साबात और एक है किली गुल मोहम्मद और दम सादात। इनके आपको नाम ही याद रखने हैं। एग्ज़ाम में सीधा नाम पूछ लेते हैं कि किली गुल मोहम्मद स्थल किस काल का है या कहाँ स्थित है, तो दोनों पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ भी बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। अब हम बात करें साथियों उत्तर प्रदेश के अंदर इस स्थलों की, नवपाषाणकालीन स्थलों की, तो सबसे पहले मैं बात करूं लहुरा देव और कोहडिलवा, महागढ़ा, चौपानी मांडू, ये 4 स्थल है साथियों। सबसे पहले हम बात करते हैं लहुरा देव की। परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और नवीनतम खोजा गया स्थल पूछ ले, नवपाषाण काल का नवीनतम खोजा गया स्थल लहुरा देव, जिसने मेहरगढ़ के कालखंड को चुनौती दी। और भारत में पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो भी ये पीछे ले जाता है। लहुरा देव में 2001 में इसकी खोज का कार्य हुआ। प्रोफेसर तिवारी और इनके साथियों द्वारा यहाँ पर उत्खनन का कार्य करवाया गया। संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है लहुरा देव, और यहाँ से 8000 ईस्वी पूर्व के कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। 8000 ईस्वी पूर्व। और मेहरगढ़ का कालखंड क्या है? 7000। तो प्राचीनतम कृषि के प्रमाण अगर एग्जाम में दोनों ही हो, मेहरगढ़ और लहुरा देव, तो साथियों हम करेंगे लहुरा देव। लेकिन आपको एक और बता देता हूँ, ये हो गया मेहरगढ़, ये हो गया लहुरा देव, और ये हो गया कोडिलवा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। ये है 7000 ईस्वी पूर्व, और लहुरा देव है 8000 ईस्वी पूर्व, और कोडिलवा है 6000 ईस्वी पूर्व, उत्तर प्रदेश का कोडिलवा। अब तीनों में सबसे प्राचीन है तो लहुरा देव, उसके बाद मेहरगढ़, और फिर होता है कोडिलवा। अब सुनो, मेहरगढ़ में जो कृषि के साक्ष्य मिलते हैं उनमें है जौ सर्वप्रथम, फिर गेहूं है, उसके अलावा कपास है। प्रमुख फसलों में ये 3 प्रमुख फसलें हैं। कपास हालांकि हड़प्पा सभ्यता की कालखंड की है। अगर ऐसा प्रश्न पूछ ले कि गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, चाहे लहुरा देव ऑप्शन में हो, तब भी हम उत्तर क्या करेंगे? मेहरगढ़ करेंगे। जब बात गेहूं की हो, जौ की हो, और जब बात पूछे भी कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, तब हम लहुरा देव करेंगे। क्योंकि लहुरा देव से जो साक्ष्य मिले हैं वो चावल के मिले हैं, धान के मिले हैं, चावल के। तो अगर फसल का नाम दे के पूछे कि चावल के साक्ष्य सबसे प्राचीनतम कहाँ मिले, तब हम उस प्रकार उत्तर देंगे जैसे लहुरा देव। गेहूं या जौ या कपास के कहाँ से मिले तो मेहरगढ़, और चावल के 6000 ईस्वी पूर्व के साक्ष्य कोडिलवा से भी मिलते हैं। तो ये तो
फसल की बात हो गई। अगर पूछे कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य और तीनों ही ऑप्शन हो तो हमारा उत्तर लहुरा देव होगा। कृषि की बात आ जाए तब। अब आगे बढ़ते हैं। कौडिलवा आपको बता ही चुका हूँ। यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं 6000 ईस्वी पूर्व। चौपानी मांडो हम मध्य पाषाण काल में भी करके आए हैं। एक स्थल मध्य पाषाण काल में चौपानी मांडो, जहाँ से जंगली चावल की खेती के साक्ष्य हमें प्राप्त मिलते हैं। चौपानी मांडो से झोंपड़ियाँ भी मिली है। झोंपड़ियाँ यानी मनुष्य ने स्थायी रूप से रहना सीख लिया था, उसके प्रमाण गुप्त कराल बुर्जहोम से गर्तावास के रूप में मिलते हैं। उसके अलावा चौपानी मांडो से झोंपड़ियाँ मिलती है। अब हम बात करें साथियों महगढ़ा। महगढ़ा से भी हमें पाषाण और हड्डी से निर्मित उपकरण प्राप्त होते हैं और यहाँ से भी झोंपड़ियों की प्राप्ति होती है, यानी निवास के लिए। एक स्थल है साथियों बिहार के अंदर चिरांद, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बड़े पैमाने पर हड्डियों के उपकरण प्राप्त होते हैं, बड़े पैमाने पर हड्डियों के उपकरण और हिरण की हड्डियों के, और अगर ऐसा पूछे हड्डियों के सर्वाधिक उपकरण तो चिरांद से प्राप्त होते हैं। ये बिहार में है। साथियों नवपाषाण काल के जो स्थल है लगभग संपूर्ण भारत में है। राजस्थान में गणेश्वर जोधपुर जो संस्कृति है वो नवपाषाणकालीन संस्कृति भी मानी जाती है। हालांकि गणेश्वर ताम्र पाषाणकालीन स्थल भी है, लेकिन यहाँ पे नवपाषाणकालीन संस्कृति के चरण भी देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार पूर्वी भारत में असम है, गारो पहाड़ियाँ हैं मेघालय में, तो ये नाम ही आपको पता हो। अब हम बात करें दक्षिणी भारत में, तो दक्षिणी भारत में साथियों 2 राज्य हैं जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। सबसे पहले हम बात करें, ये आपको बता ही चुका हूँ कि सबसे पहले नवपाषाणकालीन स्थल जो उपकरण है वो लिंग सुगुर नामक स्थल से एल मसूरिया द्वारा खोजा गया था 1842 में। ये नवपाषाणकालीन कुठार था। अब हम बात करें नवपाषाण काल के दक्षिणी भारत के अन्य स्थलों में, तो वेरी इंपॉर्टेंट है आंध्र प्रदेश के 2 स्थल, एक है उतनूर, एक है पलवाई। ये आंध्र प्रदेश के हैं दोनों के दोनों स्थल, उतनूर और पलवाई। अब जो स्थलों के जो नाम मैं लूँगा वो सारे के सारे कर्नाटक के होंगे। हालांकि मैंने लिख इस साइड में रखे हैं, लेकिन वो कर्नाटक के हैं, यहाँ के हैं। जैसे ब्रह्मगिरी, मास्की, कूपगल, कोडेकल, बुद्धिहाल, बुद्धिकनामा, पीकलीहल। साथियों ये जो स्थल है जो मैंने रेड लाइन से अंडरलाइन किए इनको, इन सभी स्थलों से राख के टीले, एश माउंट एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया है। स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर दोनों में, और नेट के एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। दोबारा दोहरा देता हूँ, राख के टीले। अगर बात करें आंध्र प्रदेश से, तो आंध्र प्रदेश में 2 स्थल है, एक है उतनूर, एक है पलवाई और एक है कर्नाटक में ब्रह्मगिरी, मास्की, कूपगल, कोडेकल, बुद्धिहाल, बुद्धिकनामा, पीकलीहल। ये सारे स्थल है जहाँ से राख के टीले मिले हैं। लेकिन जो 3 स्थल है, एक तो है ब्रह्मगिरी, एक स्थल है यहाँ पे पीकलीहल, और एक स्थल है कर्नाटक में संगनकल्लू। यानी कर्नाटक के 3 स्थल ब्रह्मगिरी, पीकलीहल और सगनकल्लू, यहाँ से स्थायी बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं। यानी जैसा कि मैंने बताया
इस काल में मानव एक स्थान पे यानी टिक कर रहने लग गया था। स्थायी बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं ब्रह्मगिरी, पीकलीहल और सगनकल्लू से। कर्नाटक के अन्य स्थलों में एक स्थल है साथियों हल्लूर, टी नरसिंहपुर, वाटगल। वाटगल से भारत में सबसे प्राचीनतम सुपारी के साक्ष्य मिलते हैं। सुपारी के साक्ष्य वाटगल कर्नाटक। तो ये दक्षिणी भारत के प्रमुख स्थल थे। राख के टीले वाला प्रश्न एग्जाम में परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और अब मैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है उनको दोबारा बता देता हूँ। नवपाषाण काल में अगर प्रश्न आया तो इनसे बाहर आने की संभावना बहुत कम रहती है। मेहरगढ़, बुर्जहोम और गुपकराल, लहुरादेव, कोडिलवा और ये चिरांद हो गया। लहुरादेव, कोडिलवा, चिरांद ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि कराए मैंने आपको सारे ही हैं, लेकिन ये वेरी यानी नवपाषाण काल में अगर कोई प्रश्न आता है ना 99% चांस होता है कि इन स्थलों पर ही आएगा। तो ये 5 स्थल ये हो गए। अब दक्षिणी भारत के स्थलों की बात करें तो ये राख के टीले वाले जो स्थल है सारे उतनूर, पलवाए, ब्रह्मगिरी, मास्की, उपगल, कोडेकल, बुद्धिहाल, बुद्धिकनामा, पिकलीहल, ये स्थल यहाँ से राख के टीले एस माउंट प्राप्त होते हैं। तो साथियों ये था हमारा नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल और पाषाण काल कंप्लीट हुआ। अब आप पाषाण काल से जितने भी पीछे एग्ज़ाम में प्रश्न आए हुए हैं उनको अध्ययन करना। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सारे वीडियो लेक्चर देखकर आप 90% प्रश्नों को हल कर पाएंगे। और पाषाण काल कंप्लीट हुआ। अगला हमारा टॉपिक होगा सिंधु घाटी सभ्यता। साथियों हम बीच ऐसा नहीं है कि बीच में कोई टॉपिक करा दिया, कभी कुछ करा दिया। हम कंटिन्यू इतिहास के कालक्रम के हिसाब से चलेंगे। तो अगला हमारा टॉपिक होगा वो सिंधु घाटी सभ्यता होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।